हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। ये हमारा न्यू चैप्टर है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 2 ही आएंगे इसके, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट आज हम कवर करेंगे, तो उसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है। तो हमारे पास है पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो रूइंस ऑफ द आर्टिशियंस एंड द हैंडीक्राफ्ट मैन, और ये सभी पॉइंटर्स जो हैं इसको आज हम फिनिश करेंगे। एंड जो सेकेंड पार्ट हमारा आएगा उसमें हम ये 3 पॉइंटर्स, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंटर्स और भी हैं, सब पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हम सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, ओके। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था। तो इसमें जैसे मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एंड द जो अर्लियर इन्वेडर्स आए थे, उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क था कि जो अंग्रेज़ थे वो सिर्फ ड्रेन आउट करना चाहते थे इंडिया की वेल्थ को, ठीक है। और जो दूसरे इन्वेडर्स या फिर ट्रेडर्स थे वो मतलब दोनों के बीच में इंडिया एंड जो उनके कंट्रीज़ थे उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है। तो पहली बात आपने यहाँ पे ये देखी, जो ब्रिटिशर्स थे उनका एम ओनली था कि ड्रेन आउट करनी है वेल्थ, ठीक है, इंडिया की, ठीक है। और जो दूसरे ट्रेडर्स थे वो थोड़ा सा ट्रेड मेंटेन करके रखना चाहते थे, ओके। सो अब बात करते हैं हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द रूइंस ऑफ द आर्टिसंस एंड द हैंडीक्राफ्ट मैन। इसके बीच में 3 पॉइंट्स आएंगे, वो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला है वन वे फ्री ट्रेड, अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं। सेकेंड वन है कि नो स्टेप्स टूवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा रूरलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो वन वे फ्री ट्रेड में क्या था कि जो चीप एंड मशीन मेड इंपोर्ट्स थे वो भारत में मतलब यहाँ से देखो, इंडिया से जो है वो रॉ मटेरियल लेके चले गए और इंग्लैंड में जाके वो वहाँ पे मशीन से सारे जो कपड़े वगैरह है वो बना के लेके आते थे, और इंडिया को एज अ उन्होंने मार्केट देख रखा था, और यहाँ पे आके ये अपने जो है वो एक्सपेंसिव रेट्स पर चीज़ें बेचा करते थे। तो यहाँ से क्या हो रहा था कि भारत के कपड़े तो बाहर नहीं जा रहे थे बन के, कपड़ों की बात नहीं है, और भी चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर से जो है वो भारत में बहुत कुछ आ रहा था। तो इससे क्या हो रहा है, वन वे फ्री ट्रेड चल रहा है। इससे क्या होगा कि जो भारतीय जो है जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया, क्योंकि उनकी जॉब चलेगी, क्योंकि अब बाहर से सामान जो है वो बन के आने लगा। और यहाँ पे पहले तो उन्होंने चीप बेचना शुरू किया, लेकिन बाद में जाके एक्सपेंसिव बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि भारत की जो वेल्थ है वो बाहर जाना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सेकंड वाले पे बात करते हैं, नो स्टेप टुवर्ड द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तो अब ख़त्म हो गई थी ना, उनकी जो घर पे चलने वाली कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो भी नहीं चल रही थी, क्योंकि बाहर से माल बन के आ जाता था। तो अब क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ये भी नहीं किया कि भारत में ही इंडस्ट्री खोल दे ताकि उसमें काफ़ी सारे लोगों की जो है वो जॉब लग जाए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ में जो भारत की इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो रही थी। तो यहाँ से क्या हो रहा था, और जो क्योस है वो क्रिएट हो रहा था, और इसने मतलब कि भारत में इंडस्ट्रीज़ ना खुलने का ये भी एक कारण था कि जो यूरोप में जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गई थी, और यहाँ से रॉ मटेरियल जाके वहाँ से जो है वापस बन के आता था, और भारत में कोई न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई। जो तीसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया रूरलाइजेशन में कि जो डिक्लाइन ऑफ मैनी सिटीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ रूरलाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी, मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंगाल वाले बड़े एरिया में थी, ठीक है, वहाँ पे लोग रूरल वाले एरिया से अर्बन एरिया पे काम करने आते थे। अब जब इंडस्ट्रीज़ ही नहीं बचेंगी, फैक्ट्रीज़ ही नहीं बचेंगी, तो दोबारा लोग कहाँ जाना शुरू कर देंगे, अपने गाँव में जाना शुरू कर देंगे। इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अब इंडस्ट्री में काम नहीं बचा तो वो खेतों पे जाके अपने काम करने लगे, एग्रीकल्चर वर्क
जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन आगे जाके फिर ये क्या होता है कि ज़मींदारी सिस्टम आने के कारण वो जो उनकी भी अपनी ज़मीनें थी उससे वो और ही ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि सारी लैंड जो है वो ज़मींदार और ये जो इंटरमीडिएटरीज थे बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड ज़मींदार्स, उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है और ये जो होते हैं वर्कर्स होते हैं ये अगेन से पॉवर्टी में धकेल दिए जाते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट है। दोबारा से देख लेते हैं। इंट्रो में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ ड्रेन आउट करना चाहते थे भारत की वेल्थ को, और जो दूसरे अर्लियर इन्वेडर्स आए थे उन्होंने ट्रेड वगैरह और बल्कि जो जैसे मुस्लिम्स आए थे वो उन्होंने अपना माना था भारत को। ठीक है, तो जब हम ये फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। वन वे फ्री ट्रेड, नो स्टेप टुवर्ड द मॉडर्न इंडस्ट्री, तीसरा रूरलाइजेशन। तो पहले में उन्होंने ये बताया कि बाहर से सामान बन के आ जाता था और यहाँ से मतलब भारत से कोई सामान बाहर नहीं जाता था बन के, तो वन वे ट्रेड ही चल रहा था। दूसरा पॉइंट ये कि भारत में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लगी थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो लोग थे वो अपने जो है घरों में जाने लग गए और एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बर्डन आना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट में भी मैंने आपको यही बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज जो थी जो बड़े बड़े शहरों में लगी हुई थी, जब फैक्ट्रीज ही नहीं बचेंगी तो वो अपने गांव की तरफ पलायन कर लेंगे, रूरल एरियाज़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पार्ट जो है वो मतलब ये वाला सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, मतलब पॉवर्टी ऑफ पीजेंट्री, कैसे जो है पॉवर्टी आ जाती है जो किसानों में। ठीक है, तो ये देखते हैं इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेंट्स थे वो बढ़ गए थे एंड शेयर ऑफ रिवेन्यू जो है वो बढ़ गया था, जिसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लार्ज एरिया पर लगा दिया था। तो हाँ, यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से भी ये जो है पॉवर्टी जो सामने आती है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिससे मतलब कि शेयर ऑफ रिवेन्यू में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है, रेंट जो है वो बढ़ जाते हैं, और जो ट्रांसफरेबल ऑफ लैंड होती है ना उसको एक नया फीचर बना दिया जाता है न्यू सेटलमेंट, जैसे कि हमने बात की ना परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है, क्योंकि इससे जो टीनेंट्स होते हैं उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड होती है वो उनके हाथ से चली जाती है। तो जो एक ट्रांसफरेबल ऑफ लैंड वाला सिस्टम था, ठीक है, तो इसको एक न्यू नाम दे दिया जाता है, न्यू सेटलमेंट दे दी जाती है, जिससे जो मैनी टीनेंट्स होते हैं वो अपनी लैंड को खो देते हैं। ठीक है, और इससे ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो भी इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती, बल्कि उन्हें सुप्रेस करने की कोशिश करती है। तो लैंड प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पड़ता है, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती, और जो ज़मींदार होते हैं वो अपनी पावर को और भी इंक्रीज़ करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमें और जो है वो दिया जाए, मतलब अगर टीनेंट जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा भी कमाता है तो उसमें से भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो ज़मींदार उनसे मांगते थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ओवरबर्डनड होने लग गए पीजेंट्स, जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया, और बर्डन जो है उनको दो तरीके से आने लगा कि एक तो ज़मींदार उनसे मांगने लग गए, और दूसरा उनको जो लोन्स लेने पड़ते थे मनी लैंडर्स से वो भी हाई रेट पर उनको मिलते थे। तो दो तरीके से जो है किसान जो है वो फंस रहा था बिटवीन द ज़मींदार्स एंड द मनी लैंडर्स, और गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही थी। तो इससे क्या होने लगा कि उनकी जो अपनी भी थोड़ी बची ज़मीन थी वो भी उनके हाथ से निकलने लगी, और जो ये मनी लैंडर्स थे ये मैनिपुलेट कर लेते थे। अगर वो जुडिशरी का सहारा लेते थे ना, अगर पीजेंट्स जो है वो जुडिशरी का सहारा लेते थे तो मनी लैंडर्स जो हैं वो भी मैनिपुलेट कर लेते थे जुडिशरी को और लॉ को अपने फेवर में कर लेते थे पैसे दे के। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये शुरू से ही चलती आ रही हैं। ठीक है, अभी तक भी आपको कई जगह पर ये देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिग्रेड हो गई, और ट्रिपल बर्डन आप कह सकते हैं कि बाद में आने लगा। क्यों ट्रिपल, क्यों मैंने बताया, डबल तो मैंने बता दिया कि ज़मींदार और मनी लैंडर की वजह से, ट्रिपल आपको ये मिलेगा गवर्नमेंट क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं करी थी, तो ट्रिपल बर्डन भी था उनके ऊपर। ठीक है, और फेमाइन आ जाने के कारण तो वो बिल्कुल इतना दबके रह गए कि
पॉवर्टी का सामना उनको करना ही पड़ा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बारी इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द प्रेजेंट्री में क्या है। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आगे, जिसमें शेयर ऑफ रिवेन्यूज जो है वो इंक्रीज कर दिए गए, रेंट्स इंक्रीज कर दिए गए, ट्रांसफरेबल ऑफ लैंड का जो सिस्टम था जिसको न्यू सेटलमेंट का नाम दे दिया गया, इससे जो टीनेंट्स थे उन्होंने अपनी जो लैंड है वो भी खो दी, और जो पीजेंट्स थे, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया था, जमींदार और द मनी लैंडर्स, क्योंकि मनी लैंडर्स से वो लोन लेके हाई रेट्स पे जो है वो उनको लोन दिया करते थे। तो इससे जो है डबल बर्डन की हमने बात की। लेकिन ट्रिपल बर्डन जब हम बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं दे रही थी, तो ट्रिपल बर्डन आ गया था। और जो मनी लैंडर्स थे वो जुडिशरी को भी, लॉ को भी अपने अंडर कर लेते थे, इन्फ्लुएंस कर लेते थे पैसे वगैरह देकर। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ द न्यू लैंड रिलेशंस एंड द रूइन ऑफ द ओल्ड जमींदार्स। तो इसमें क्या होता है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो 1815 में जो है हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द बंगाल जो थी वो न्यू हैंड्स के अंदर चली जाती है। तो आपकी हाफ ऑफ टोटल लैंड ऑफ बंगाल जो है न्यू हैंड्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, ओल्ड जमींदार्स की बात करें ना कि कैसे ये रूइन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई विद कैसे इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये न्यू इन्वेस्टमेंट करने लग गए, जो नए वाले ज़मींदार थे वो इन्वेस्टमेंट करने लग गए। दूसरी बात, लैंड ग्रैबिंग करने लग गए। तीसरी बात, सब इन्फ्यूडेशन करने लग गए। इससे क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएटरीज थे वो बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म थे उनकी संख्या बढ़ गई, राइज हो गए, और इससे क्या हुआ, सबसे बर्डन आना शुरू हो गया ऑन द पीजेंट्स। ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि जो लैंड के रेट होते हैं वो हाई हो जाते हैं, प्राइस उनके बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटीज ऑफ द पीजेंट्स जो है वो भी बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि पीजेंट्स जो है एकदम से जो है वो दब के रह जाता है, और जो इंटरेस्ट होते हैं ना ज़मींदार्स के, वो क्या होते हैं कि ब्रिटिश रूल, मतलब जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उनके साथ ही वो चलते थे। जो ज़मींदार थे वो उनकी ही हेल्प करते थे, और नेशनल मूवमेंट्स जो चलाए जाते थे भारतीय द्वारा उनको सप्रेस करते थे। तो ये जो थे ज़मींदार का काम था उस टाइम पे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो 1815 में जो बंगाल की जो हाफ लैंड थी वो नए हाथों में चलेगी, मतलब नए जमींदार सामने आ गए। उनकी पावर कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते थे, लैंड ग्रैबिंग करते थे, सब इन्फ्यूडलिज्म करते थे। ठीक है, इंटरमीडिएटरीज जो थी वो बढ़ गई थी, लैंड एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म जो है वो बढ़ गया था, इससे पीजेंट्स के ऊपर बर्डन आ गया था। आगे जाके क्या होता है कि लैंड के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर चलती आ रही है उनमें जो है वो बिल्कुल बदलाव आ जाता है, और जो ज़मींदार थे वो भी जो है किसका साथ देते हैं, गवर्नमेंट का, और जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे होते हैं उनको भी सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैग्नेशन एंड द डिटोरियराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, स्टैग्नेंट हो गई एग्रीकल्चर और डिटोरियरेट हो गई, मतलब बिल्कुल ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इससे क्या होता है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो जो है हैड नाइदर द मीन्स नॉर द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। अब कल्टीवेटर्स के पास कोई भी तरीका नहीं बचा कि वो इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, और जो ज़मींदार थे उनके रूट्स जो थे वो विलेज के अंदर थे, और जो गवर्नमेंट थी वो लिटिल स्पेंड कर रही थी ऑन द एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट जो थी बिल्कुल भी न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं लगा रही थी इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, और आगे जाके क्या होता है कि फिर वो जो हमने अभी बात की है लैंड ग्रैबिंग और सब इन्फिडेशन होता है, वो उसके कारण भी जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, क्यों, क्योंकि हमने बात की है कि सब इन्फ्यूडेशन हो जाता है, और कोई भी मॉडर्न
टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं लाई जाती बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें इस कारण से क्या होता है, एक तो स्टैग्नेंट हो जाती है जो एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा होता है, और डिस्ट्रॉय भी होना शुरू हो जाता है। समझ आ गई होगी आपको कि जो कल्टीवेटर्स थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अब एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट भी जो न्यू टेक्नोलॉजी नहीं ला रही थी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड जो है वो शुरू हो गया था ड्यू टू द सब इन्फिडेशन, और लैंड ग्रैबिंग भी जो थी वो भी की जाने लगी थी। तो इसके कारण एग्रीकल्चर में काफ़ी बदलाव आ गए थे, स्टैग्नेंट हो गई थी, ठीक है। फेमाइन एंड पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसमें रेगुलर फेमाइंस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आती रहती थी, ठीक है, जिसके कारण जो पुअर लोग थे वो बिल्कुल ही पुअर हो जाते थे, क्योंकि जो फूड ग्रेन से फूड ग्रेन्स की जो है वो स्कार्सिटी हो जाती थी, मतलब फूड भी नहीं मिलता था लोगों को। तो इससे क्या होगा, फेमाइन से, एक तो फेमाइन आई हुई है, ऊपर से गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, तो पॉवर्टी तो अपने आप ही आएगी ना। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो हेल्प नहीं करेगी, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नो हेल्प करती थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी, तो इससे जो पुअर था वो बिल्कुल ही पुअर हो गया था, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है बिटवीन द 1850 एंड 1900 के अंदर जो है 2.8 करोड़ पीपल जो है ड्यू टू फेमाइन उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। फेमाइन एंड पॉवर्टी में फूड ग्रेन स्कार्सिटी के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर रही थी, तो लोग पुअर से पुअर हो गए थे, एंड बिटवीन दिस टाइम पीरियड 2.8 करोड़ लोग जो हैं वो फेमाइन के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें जो 19th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड है उसमें जो है कमर्शलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया था। तो पहली बात कब से शुरू हो गया था, 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ के बाद। इसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चर को है वो न्यू वे ऑफ लाइफ माना जाने लगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एज द बिजनेस देखा जाने लगा। और इसमें क्या था कि जो कैश क्रॉप्स हैं उन पे फोकस दिया जाने लगा, कमर्शियल क्रॉप्स थी जैसे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की तरह देखना था उनको। तो जैसे कॉटन हो गया, जूट, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स, टोबैको, शुगर केन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों पे जो जिन पे ज़्यादा मनी ये कमा सकते थे गवर्नमेंट, तो इन पे जो है वो फोकस देना इन्होंने शुरू किया। आगे जाके फिर जो प्लांटेशन सेक्टर में प्लांटेशन सेक्टर में भी आगे जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इंडिगो रिवोल्ट आपने सुना होगा, इंडिगो। तो इन पे फिर आगे जाके फोकस देना इन्होंने शुरू किया। तो कहने का मतलब कि एग्रीकल्चर को जो है वो कमर्शियल वे में ये इन्होंने लाना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, मनी इकॉनमी में जो है वो स्प्रेड हुआ, ठीक है, कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो कंपटीशन बढ़ने लगा। उसके बाद जो नेशनल मार्केट थी वो इंक्रीज़ होने लगी, ग्रोथ ऑफ द इंटरनल ट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन, जो रेल्स एंड रोडवेज में वो भी इंक्रीज़ होने लगा। ब्रिटिश का जो फाइनेंस कैपिटल था वो भी बढ़ने लगा। तो कमर्शियलाइजेशन से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कमर्शियलाइजेशन का जो है वो एग्रीकल्चर से ही ये ज़्यादा कमाया करते थे पैसे जो ये ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और इससे क्या होने लगा कि जो कल्टीवेटर्स थे वो इन डेप्टनेस में फंस गए थे बुरी तरह से, फेमाइंस भी आ रही थी उस टाइम पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ही बुरा समय माना जाता है उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी कल्टीवेटर्स की हेल्प नहीं कर रही थी, ठीक है। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा कि 19th सेंचुरी के बाद वाले जो टाइम पीरियड में जो है वो एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस देखने लगे, कैश क्रॉप्स उगाने लगे, कमर्शियल की तरह वो देखने लगे, ठीक है, जैसे कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट्स, टोबैको, शुगर केन, ये सब से ये ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया इन्होंने। प्लांटेशन सेक्टर की तरफ ये बढ़े, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर और इंडिगो, ठीक है, इनमें ये धक्के से जो है वो कल्टीवेटर्स को जो है लेके जाते थे और उनको कहते थे कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, आप इनकी खेती करिए। क्यों करते थे, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा मनी इससे गेन होती थी। तो आगे जाके जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या होने लगा कि जो कल्टीवेटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी में फंसते चले गए, क्योंकि फेमाइन भी आ रही थी उस टाइम पे, तो एग्रेरियन
रॉयट्स भी चल रहे थे उस टाइम पे, इसलिए ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो है बहुत बुरा समय था उस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।